अखिलेश आपके जी साथ हो गया हमारे दिल्ली और पंजाब में। देखिए अंजना जी, अखिलेश जी, क्षेत्रीय दल का ही नाम आशुतोष जी ने भी यूपी के कॉन्टेक्स्ट में लिया कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर ये आते हैं बिगाड़ने के लिए खेल। सच पूछिए तो कांग्रेस की हालत तो मतलब हिंदी पट्टी में आप देखिए ना क्या स्थिति है आपकी, बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में आप हैं। और ये 18-19% भी अगर पूरी तरह से छिटक जाता है, क्षेत्रीय दल ले जाते हैं जहां आपका अलायंस नहीं हो पाता है, आपके लिए तो मतलब बुरी स्थिति है। देखिए सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी न समझौते करते, न ईमान बेचती है, न धर्म बेचती है, न पूजा स्थल तोड़ती है, न धर्माचार्यों को अपमानित करती है। हम अपने नीतियों मुद्दों पे बात करते हैं और उन्हीं के लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं। सत्ता के लिए हम ये सब नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपने अभी ओवैसी साहब के बारे में पूछा। देखिए जग विदित है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दिनों से सब लोग जान रहे हैं कि उनका क्या है, किसके साथ रुख है। आप ओवैसी साहब के छोटे भाई, मेरे भाई बैठे हुए हैं, आप पूछ रहे थे कि आपसे कोई हाथ क्यों नहीं मिलाता, और अभी इन्होंने मलूक भाई ने बता दिया कि उनका हाथ तो पहले दूसरे से किसी से मिला हुआ है, तो हाथ खाली है नहीं है तो किससे हाथ मिलाएं। देख लीजिए गठबंधन यहीं पे दिख रहा है, सामने सामने। उद्धव ठाकरे के साथ कौन था महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हिस्सा? आप लोग थे ना। उद्धव ठाकरे जिसने बोला कि हमने हमने बाबरी मस्जिद को 10 मिनट में गिरा दिया, उसके बाद तो गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, अब अलग हो गए। गाली जवाब दे रहा हूं, अब जवाब दे रहा हूं, इल्जाम हम पे, हम तो लड़ेंगे। 70 साल से आप राज किए, क्या क्या मुसलमानों के लिए, चलिए बता दीजिए मुझे। बड़े प्रवक्ता है, 70 साल से मुसलमानों के लिए आपने देश में क्या किया मेरे भाई? सोशल इकोनॉमिकली मुसलमान देश का जवाब दे दो। चलो भाई, जब से हमारे साथ शिवसैनिक का कोई भी दल आया है, उसने कोई भी सांप्रदायिक बात रखी हो, उठाई हो, या इस एजेंडे पे चला हो तो बता दीजिए। हम अगर किसी के साथ हैं तो हम अपनी उसको अपनी विचारधारा में पहले स्वीकार कराते हैं। अरे सुन, बीच में नहीं भाई, मेरे बीच में बता रहा हूं, अरे मेरे बीच में नहीं भाई, अरे मेरे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की तासीर बदल गई, अब वो कम्युनल बातें नहीं करते हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश जी। वारिस जी सुनाई नहीं दे रहा आपको? देखिए आप लोग बिहार में भी कांग्रेस कम्युनल बातें करते हैं, वो असेंबली में खड़े रह के करते हैं। प्लीज मेरी बात अच्छा पूरा होने दीजिए अखिलेश जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए अंजना जी, बिहार में भी ये लोग मेरे गठबंधन में शामिल होने आए थे। हम लोग की शर्त यही रहती है कि अगर आपको हमारे गठबंधन में किसी को भी आना है तो हमारी विचारधारा को अलानिया स्वीकारना होगा, आपको हमारी नीतियों पे चलना होगा, और वो चल के और वादा करके आप कहेंगे, ऐसी बात कहेंगे क्यों, तो हम आपका वारिस पठान पूछ रहे हैं क्या नीति है आपकी? वारिस पठान पूछ रहे हैं क्या नीति है आपकी? अरे कौन सी नीति है, कौन सी विचारधारा है, बताओ मेरे को समझना है। कौन सी नीति आपकी है, कौन सी विचारधारा आपकी है? मुसलमानों का वोट लेना, काम नहीं करना, ये नीति है आपकी? 70 साल से महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट दर्शाता है भारत का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन में बैकवर्ड है। ये नीति है, ये नीति के लिए आपके साथ में आएंगे। अरे हिस्सेदारी की बात होगा, हिस्सेदारी इक्वल, साथ साथ में बैठो, बात सुन तो लीजिए। अरे भाई टीवी पे नहीं ना बात होगी, आप मेरे ऑफिस आइए, आप दोनों लोग आइए, अध्यक्ष जी को अपने लेकर के पूछिए कि हम आपकी क्या नीति है, हम आपकी नीति स्वीकारना चाहते हैं, आइए हम आपको बताएंगे अपनी नीति। आइए चैनल पर बैठ के राहुल गांधी को बात करें, होती है, गठबंधन होता है, अध्यक्ष से बात करें। हमें नहीं बात करना है, आपको बात करना हो करिए, हमें नहीं करना है। आपसे कहे को आप हम लोग के पास आते हैं, हम लोग को नहीं बात करनी है, फिर बोलना नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। आप आइए, आप पूछ रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़े, हम हार गए, उसके बाद रोना धोना नहीं करना, हम तो लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे, फोर्स के साथ लड़ेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे, फिर बोलना नहीं। अरे लड़िए भाई, आप स्वतंत्र हैं, कौन रोक रहा, आप लड़िए। सवाल तो यही है ना कि अगर आपको ये जो अभी म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हुए उसमें कुछ सीटें भी आई, तो उसकी वजह अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बता रहे थे? 15 जनवरी को रिजल्ट आ रहे हैं, ये 15 की पीछे नहीं हो रही है। जनता को समझ में नहीं आ रहा था क्या कि 15 पर इतनी तालियां क्यों बज रही थी? 15 मिनट वाला बयान। आप लोग क्या करते हैं ना वारिस जी, विकास पर आपको कितना वोट मिलता है समझ में आ रहा है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आशुतोष जी, जिस सवाल पर मैं वापस लौटना चाहती हूँ, 28 सीटों पर जब ये लड़े, 5 पर जीते बिहार में, 9 सीटों पर AIMIM के वोटों से कम था जीत का अंतर। एग्जैक्ट डेटा आपको बता रही हूं। 8 सीटों पर महागठबंधन उसमें हार गया, 8 सीटों पर, और 8 सीटें कितना मायने रखती हैं आप समझते हैं, और 1 पर JDU की हार हुई।
मुस्लिम वोट तो ये काट रहे हैं, और जहां जहां पर डिसाइसिव है, अब देश भर में दिखा भी देते हैं आपको कितने ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है वो ज्यादा है। ये तो हमने आपको बिहार का दिखा दिया, 9 सीटों पर एमआईएम के जो वोट थे वो जीत का अंतर विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा थे। 8 सीटों पर महागठबंधन हार गया तेजस्वी यादव का, और ऐसे में 1 सीट पर जेडीयू। अब इधर देखिए, जब आप ये जो देखते हैं जिन जिलों में 20% से ज्यादा मुस्लिम है, ये बंगाल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब आने वाले चुनाव की बात हो रही है। 221 जगहों पर बीजेपी के, क्योंकि पोलराइजेशन होता है। टीएमसी 163, कांग्रेस 76, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, समाजवादी पार्टी 41। जहां 35% हो जाता है, जहां वो डिसाइसिव हो सकते हैं अगर चाहे तो। 73 सीटें, माफ कीजिएगा, 73 सीटें टीएमसी को, 64 सीटें बीजेपी को। ये देखिए, जहां 35% वो हो गए, जहां डिसाइसिव हो सकते हैं। अगर कुछ अन्य वोट भी मिल गए तो आप आराम से जीत सकते हैं, लेकिन ये 35 एक मुश्त मिल रहा है। तो टीएमसी 73 सीटों पर जीतती है, 64 पर बीजेपी लुढ़क के आ जाती है। जहां पर 50% मुसलमान है, वहां पर बीजेपी का एकदम से जबरदस्त गिरावट। नेशनल कॉन्फ्रेंस 41, कांग्रेस 28, 26 पर टीएमसी, बीजेपी 23 पर, और एआईयूडीएफ। ये तो आने वाले इलेक्शंस के मद्देनजर हमने ये नंबर्स निकाले हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर किसी भी पार्टी के अपने ग्राफ में एक मजबूती आ रही है, अन्य राज्यों में इन पर भरोसा हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि, क्योंकि आप ही के एक सांसद ने उसी बैठक से निकलने के बाद बोला कि किसी से हाथ मिलाने में गुरेज नहीं है, क्या दिक्कत, आप लोगों को क्या दिक्कत है वैसी के पार्टी से हाथ मिलाने में? देखिए अंजना जी, 2 चीजें समझिए। अगर किसी पार्टी की ग्राफ में अगर मजबूती आ रही है तो उस पार्टी के लिए अच्छा है, लेकिन हम इस बारे में उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार या असम या बंगाल से नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 73 सीट जीतती है 80 में से, उसके बाद 325 सीट विधानसभा में जीतती है, उसके बाद 64 सीट फिर अगली लोकसभा में जीतती है, और उसके बाद उसका ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। 325 से घट के 254 आती है विधानसभा में, और लोकसभा में गिर के 33 आ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, समाजवादी पार्टी की मजबूती आ रही है। हमने 5 से लेकर 37 होते 41 तक रास्ता तय किया है, और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, इसमें सिख और ईसाई दोनों थे। 2022 के इलेक्शन में एआईएम चुनाव लड़ी, 5.5% भी इनको वोट नहीं मिल पाया, और पूरा मुसलमान पूरा हिंदू सब मिलके हमको वोट दिए हैं। क्या आपको लगता है कि हम 2024 में सिर्फ हिंदू या मुसलमान के नाम पे आए हैं? हम विकास के नाम पे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक चीजें हैं उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, अब इसी पर सुधांशु जी जवाब देंगे। सुधांशु जी, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, आपका आउटपुट नहीं मिल रहा था, हम लोगों को आवाज भी नहीं आ रही थी। सुधांशु जी जरा जवाब दीजिए उनकी बात का। वो कह रहे हैं कि वो विकास पर ही पहले भी जनता उनको हिंदू मुस्लिम देख के नहीं चुनती है, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोट के भरोसे वो वैसे से हाथ मिला लेंगे, ये वो कह रहे हैं। वो तो बार बार ये कहते हैं कि आप लोगों की टीम है, उनकी टीम कैसे बनेगी? देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता को की आंखों में इतनी सहजता से धूल नहीं झोंकी जा सकती। ये बताइए, ये उत्तर प्रदेश में और बिहार में अभी चुनाव हुआ, ये एमके स्टालिन को बिहार में क्यों बुलाया गया भाई? वो तो हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकते। पर और सीएम है ना, रेवंत रेड्डी को बुलाया गया। चलिए, रेवंत रेड्डी समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी है, आपके भी तो सीएम सब जाते हैं प्रचार के लिए। कांग्रेस के सीएम एक बार मान सकते हैं, जिन्होंने बिहार वालों के लिए नहीं, मैंने वही तो कहा, मैंने कहा मान लिया। एमके स्टालिन को क्यों बुलाया? कौन सी ऐसी चीज है जो अखिलेश जी को और ममता बनर्जी जी को जोड़ती है? समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कलकत्ता में की ना, वही एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ आके खड़ा हुआ था लोकसभा चुनाव में। और जैसे ही विधानसभा चुनाव आए तो उसी फैक्टर की वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने लायक कांग्रेस ने नहीं समझा, तो समाजवादी पार्टी ने यूपी के बाय इलेक्शन में 1 सीट देने लायक कांग्रेस को नहीं समझा। तो दोनों ने एक दूसरे को हैसियत दिखाई। बहुत साफ है कि केवल एम फैक्टर की वजह से ही ये लोग सब एक दूसरे के साथ हैं, और किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। और ये सही बात है, ये लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लोग केवल मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। ये लोग केवल एक वर्ग, एक प्रतीक और सारी चीजों की बात करते हैं। और आज के समय में आप इसी पर जवाब ले लेते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी, वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, आप लोग मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले भी आके झूठ बोल गए हैं, मुझे मौका नहीं मिला बताने के लिए। इन्होंने कहा कि लगातार मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है।
अंजना जी, आपके शो में बता दें 2011 के सेंसस में इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या 14.2% थी, जो प्यू रिसर्च बताती है कि 2050 तक जाते आते 18% पहुंचेगी। टोटल फर्टिलिटी रेट, जो प्रजनन दर है, वो 1992 में मुसलमानों का 4.1 था, जो 2021 में एनएफएचएस में 2.36 है, मतलब गिरावट आई है 1.76%। और हिंदुओं का 3.3 से 1.9, मतलब गिरावट आई है 1.4%। कहां गिरावट आई है? तो आंकड़ों को ढंग से प्रस्तुत कीजिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई किसी की भैंस इसको नहीं बांध काउंटर रहा है। करना चाहेंगे आप सुधांशु जी? अंजना जी, मेरी बात मैं क्लियर लॉटरी हो नहीं, इस पर एक बार, चूंकि ये स्पेसिफिक आरोप है। सुधांशु जी, मुस्लिम आपने जो बताया कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, देखिए इस ढंग के, देखिए मैं बताना चाहता हूं, इस ढंग के तर्कों को देके बचाव करना हास्यास्पद है, क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या सिर्फ फर्टिलिटी रेट से नहीं बढ़ती है, 3 तरीके से बढ़ती है। जनसंख्या की संख्या बढ़ना, घुसपैठ और धर्मांतरण। भाई साहब, घुसपैठ और धर्मांतरण का आंकड़ा कहां है? याद करिए, असम का धुबरी में 90% मुस्लिम हो गए, राहुल गांधी वायनाड से इसीलिए गए, 60% मुस्लिम हो गए, मल्लापुरम में 70-75% मुस्लिम है। तो मैं पूछना चाहता हूं, वहां फर्टिलिटी रेट से नहीं बढ़े हैं भाई साहब। आशुतोष वर्मा जी, आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, ये फर्टिलिटी रेट का झांसा देने के चक्कर में मत पड़िए। फर्टिलिटी रेट का तो बहुत सारा डाटा ही अवेलेबल नहीं रहता है। और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने स्वीकार किया कि 2011 में 14.5% थी, जो 1947 में 9% थी। और हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी भाई साहब? 1947 में 85-86%, जो 2011 में कितनी हो गई आशुतोष जी? 79%। इसे कहते हैं आंखों देखी मक्खी नहीं, आंखों देखा बिच्छू निगलना। सीधे सीधे दिख रहा है। इसके बावजूद और देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए, दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए, मगर इसके बाद भी सब कुछ ठीक है। क्योंकि कारण यह भी मैंने कहा, पुनः रिपीट कर देता हूं, एक तबके के लिए मुल्क मजहब मुल्क से बड़ा है, तो दूसरे तबके के लिए जात धर्म से बड़ी है। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए अंजना जी, बहुत आसानी से इन्होंने बातों को घुमाया, लेकिन आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं उसके विश्वास करते हैं, जिसमें किसी तरीके से मुसलमानों का भय दिखाया जाए वो खत्म होता है। हुकुम सिंह की रिपोर्ट बताइए ना बैठ के, आपके ही नेता थे भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम में। पलायन की बहुत सारी बातें बताई इन्होंने, कन्वर्जन की बहुत सारी बातें बताई, क्या हुआ? सब धराशायी हो गई। देखिए, ये झूठ परोसना बंद कीजिए, कोई किसी की भैंस नहीं बांध रहा है। और आपने बोला कि एमके स्टालिन, ममता, समाजवादी पार्टी किससे जुड़े हैं? संविधान से जुड़े हैं। हम संविधान से चलना चाहते हैं, और इस देश की जनता ने बताया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया है कि संविधान पे जब जब आप आके उठाओगे तब तब आप पीछे जाओगे। और उत्तर प्रदेश ने आपको ऐतिहासिक हार देने जा रही है, आप तैयार रखिए। और आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ, अरे ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संतों को बांट दिया। ये किसको बांटने जा रहे हैं? इन्होंने संतों को बांट दिया। आज देख रहा हूं पूरे दिन भर में। ठीक है आशुतोष जी, सुनिए ना, सुनिए, साधु संतों पर आप मत जाइए, फिर बाद में मत कहिएगा हिंदू मुसलमान हो रहा है। यहां पर उस मुद्दे को अलग रखकर इसी पर चर्चा करते हैं, जिस विषय पर हम लोग वोटर्स की बात आज करने यहां पर आए हैं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पार्टियों को संविधान जोड़कर रखता है। आपने कहा क्यों स्टालिन गए, क्या जोड़ता है इनको? वो कह रहे हैं संविधान जोड़ता है, मुसलमान नहीं। अरे भाई, बताता हूं क्या गजब जोड़ता है। वो एमके स्टालिन, जिनका मंत्री ये कहता है कि यूपी बिहार के लोग हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, वो कहता टॉयलेट साफ करने आए। गजब है साहब, बड़ा जोड़ने वाली बात है ना। वो एमके स्टालिन, जिनका मंत्री कहता है कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र के राज्यों में जीतेगी। और आशुतोष वर्मा जी, आप तो उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो भारतीय हिंदू समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसका जो गोपालक समाज माना जाता है, जिसका गो माता से सर्वाधिक नजदीकी संबंध है। और क्या 5 सेकंड भी आप साथ रहते। खैर, मगर डेमोग्राफी पे मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूं। भाई साहब, फैक्ट सुनिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में ऐड किया। उसमें मुसलमान कितने थे? 77 मुस्लिम जातियां। जब ओबीसी कमीशन ने पूछा कि ये 91 में 77 मुस्लिम कैसे हैं, तो जानते क्या जवाब दिया? ये कन्वर्ट होने से पहले ओबीसी थे जब हिंदू थे, इसलिए इनको कर दिया। इसके बाद आपको आंखें खोल के दिखाई नहीं पड़ रहा है? आपका सहयोगी दल की कह रही है। तो फिर अगला प्रश्न पूछा गया, इतनी भारी मात्रा में कन्वर्जन कैसे हो गया कि 77 जातियां आ गई? उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया। फिर हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि आपने तो एक तरीके से 95% मुसलमानों को ओबीसी बना दिया,
तो ओबीसी रिजर्वेशन पर भी डाका कन्वर्जन के माध्यम से डालने का लिखित दस्तावेजी प्रमाण, और अगर मोदी जी की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया होता तो आप डाका डाल के खा गए होते। अखिलेश जी, अंजना जी, यहाँ गाल बजाने से कोई फायदा नहीं है। सुधांशु जी से कहिए अभी ऐलान करें कि गौ हत्या बंद होगी। जो गौ मांस खाने का ऐलान करता है इनका मंत्री केंद्रीय, उसको मंत्रिमंडल से हम कल बाहर करेंगे। जो इनका प्रदेश अध्यक्ष गौ मांस खाने की बात करता है, ये बोले हम उनको अपने पद से हटाएंगे। बोलिए कि गौ मांस के व्यापारियों से हम चंदा नहीं लेंगे, गौ मांस को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। बोलिए ना, बड़े भारी बनते हैं। सुधांशु जी, ज्ञान बघारेंगे देश भर का। बोलिए खाली हाँ ना बोलिए, ज्ञान मत बांटिएगा भैया। नहीं, आप ना बोलिए, अरे बंद करिए। कोई जरूरत नहीं है व्यक्तिगत सरकार है। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ना, मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, सुनो। और अखिलेश प्रताप सिंह कान खोल के सुनो, अखिलेश प्रताप सिंह कान खोल के सुनो। जो अरुणाचल प्रदेश में खाया जाता वो मिथुन है, ना गाय है ना भैंस है। अभी मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी जाइए इंटरनेट पे खोलिए, मिथुन जिसका नाम है बॉस फ्रंटियर्स, इट इज नाइदर ए काउ नॉर ए बफेलो। ये कहते हैं अकल बढ़िया भैंस, इसी के लिए कहते हैं अकल बढ़िया भैंस। भाई साहब, इसीलिए आप लोगों की अकल गाय चरने चली जाती है, वो भैंस चरने चली जाती है, आपकी अकल घास चरने चली जाती है। इसीलिए आप लोग ये करते हैं। और गजब है, गौ माता को काट कर केरल में सड़क पे बीफ पार्टी करने वाले लोग, अद्भुत। और जिनके नेता जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि ड्वाइट आइजनहावर यूएस प्रेसिडेंशियल आर्काइव 1956 के दौरे में जो 1978 में डिक्लासिफाइड किया गया, उसमें फिलेट मैगन नाम के बीफ को खाने के प्रेफरेंसेस देते हैं। वो आज की आके कैसा रंग बदल के बोलने का प्रयास करते हैं भाई साहब। चलिए, वक्त इतने की इजाजत देता है।